सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर चिंताएं अब भी जारी हैं और आज जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई तो लोगों की चिंताएं थोड़ी और बढ़ गई। चिंता हो रही है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या अब भी स्थिति ऐसी है कि कोरोना संक्रमित लोग जो हैं उनका इलाज नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर अब भी कह रहे हैं कि जो कोविड वायरस है उसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो क्या इलाज संभव नहीं है, या डॉक्टरों ने, जो बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं, उन्होंने इनका किसी न किसी तरह से इलाज खोज लिया है? आज हमने इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुंबई के मशहूर डॉक्टर अशोक सिंह को इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस नमस्कार। नमस्कार। मैं इतना बता दूं कि डॉक्टर अशोक सिंह नवी मुंबई में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और वहाँ वो आउटडोर पेशेंट्स जो हैं, जो कोरोना से संक्रमित है, उनमें से बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और इसलिए उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि कोरोना का इलाज किस किस तरह से किया जा सकता है। उसके अलावा दुनिया भर के डॉक्टरों के साथ वो जुड़े हुए हैं और जो कोरोना के इलाज के क्षेत्र में नई बातें हो रही हैं उसकी पूरी जानकारी उनके पास है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे करता हूं कि कोरोना का इलाज तो अभी तक नहीं मिला है, ऐसा तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर और अस्पताल जो है रोगियों का बड़ी सफलता से इलाज भी कर रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये जो इलाज का क्या प्रोटोकॉल, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है जब इलाज मिला ही नहीं? शैलेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अभी तक कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए कोई भी ड्रग अप्रूव नहीं है। लेकिन कोरोना कोविड डिजीज जो है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोटोकॉल अप्रूव्ड है। ये प्रोटोकॉल अपना WHO से भी अप्रूव्ड है, हमारे यहाँ ICMR से भी अप्रूव्ड है। इस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग कोरोना पेशेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। माइल्ड केसेस मतलब जिसको कि थोड़ा बहुत फीवर है, बॉडी पेन है, और मॉडरेट केसेस का मतलब जिसको माइल्ड सिम्टम के साथ उसको फीवर थोड़ा ज़्यादा है और दूसरा उसके लंग्स में निमोनिया डेवलप हो रहा है, लेकिन निमोनिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसको मॉडरेट में रखते हैं। और यही निमोनिया बहुत सीवियर हो गया, दोनों लंग इन्वॉल्व हो गए, बॉडी के और वाइटल ऑर्गन में इफेक्ट आने लगा, तो उसको सीवियर केस कर देते हैं। तो जो माइल्ड केसेस होते हैं इनके लिए सिंपल थेरेपी जैसा पैरास्टामॉल, सब जिंक, विटामिन सी, ये सब से लोग ठीक हो जाते हैं। जो मॉडरेट होते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा निमोनिया डेवलप हो जाता है, उसको मालूम कैसे पड़ता है? वो ऑक्सीजन मेजर करके मालूम पड़ जाता है, एक्सरे करके मालूम पड़ जाता है, CT स्कैन करके मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग स्टेरॉयड, एंटीवायरल और ब्लड थिनर देते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और थर्ड कैटेगरी जो आता है, जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप होने का चांस रहता है, तो उसके लिए ये तीनों के अलावा टोसिलिजुमैब नाम की दवा होती है, वो देते हैं। और इन सब के कॉम्बिनेशन से काफ़ी मेजर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी कम हो रही है, हॉस्पिटल में स्टे कम हो रहा है और ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के जो नए प्रोटोकॉल आए हैं इलाज के, उससे ठीक हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल, जो बहुत सारे थेरेपीज की चर्चा इन दिनों जो है हो रही है। जैसे आपने एक स्टेरॉइड की चर्चा की, प्लाज्मा थेरेपी की भी चर्चा हो रही है, एंटीवायरल की चर्चा हो रही है, ब्लड थिनर की, ऑक्सीजन वगैरह की। तो इनमें से अब कौन सा बेहतर है, ये कैसे किसी पेशेंट को या डॉक्टर को समझ में आएगा? देखिए, इसमें एक थेरेपी नहीं है, कौन सी थेरेपी सबसे बेस्ट है ऐसा नहीं है। कि कौन से पेशेंट को आप डील कर रहे हैं उनके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट ड्रग है वो उनको देना है। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उनको पैरास्टामॉल या माइल्ड टैबलेट से काम हो जाता है। मॉडरेट है जैसा हमने बताया, उनको एंटीवायरल, ब्लड थिनर और स्टेरॉइड देते हैं। और सीरियस है तो उनको हायर एंटीबायोटिक, टोसिलिजुमैब और सब दवा लगता है। तो इसमें से कौन सी ड्रग बेस्ट है ये नहीं बोल सकते। ये सब दवाओं का यूज जो है सिचुएशन के अनुसार होता है कि पेशेंट किस कैटेगरी में आपके पास आए, उसके हिसाब से इसमें से कौन सी ड्रग चूज करके आपको देना है जिससे पेशेंट को बेस्ट बेनिफिट हो।
लेकिन अब जैसे आपने बताया स्टेरॉइड, इसका जो है इसका कब इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्या स्टेज होगा कि आपको लगता है कि ये हाँ स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? हाँ, देखिए ये जो बीमारी है इसमें जो सिम्टम स्टार्ट होता है तो डे 1 से डे 5-6 डेज तक ये वायरीमिया की वजह से होती है। ये बहुत माइल्ड होता है, तो वायरस से जो तकलीफ होती है पेशेंट को बहुत ही माइल्ड रहती है। 5-6 दिन के बाद जब भी सिम्टम बढ़ता है, जो सीरियस पेशेंट उसमें सीरियस होता है, वो उसको बोलते हैं मैल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी गलत डायरेक्शन में काम करने लगती है और पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से प्रॉब्लम चालू हुआ, उसके लिए स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज हैं, चाहे रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एसएलई हो, हर जगह हम लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं। ये भी एक तरह की इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है और जब भी लंग इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया, निमोनिया डेवलप चालू हो गया, उस समय हम लोगों को स्टेरॉइड यूज करना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। डिले करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता है। अर्लीस्ट पिकअप होना चाहिए, पेशेंट निमोनिया डेवलप हो रहा है और उसी समय आप स्टेरॉइड, जरूरत पड़े तो ब्लड थिनर और जरूरत पड़े तो एंटीवायरल स्टार्ट करिए, रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। तो स्टेरॉइड जो है इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो पहले से मौजूद था और अब उसका इस्तेमाल जो है ये जो कोरोना वायरस है उसके पीड़ित हैं उनके लिए भी किया जा रहा है। तो एक तो ये सवाल है मेरा, उसके साथ साथ ये सवाल भी है कि इसका साइड इफेक्ट होता होगा और साइड इफेक्ट से कुछ और परेशानी हो सकती है। हाँ, देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जो स्टेरॉइड है ये बॉडी का नेचुरल हार्मोन है। हर मनुष्य में स्टेरॉइड, बॉडी के अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उससे सिक्रीट होता है। हर आदमी के अंदर 10 mg 12 mg कॉर्टिसॉल एवरी डे सिक्रीट होता है। ये बॉडी के हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है, बीपी को, बाकी सबको रेगुलेट करता है। तो ये कोई अलग से ड्रग नहीं है, इससे कभी रिएक्शन नहीं होने वाला स्टेरॉइड की वजह से। और हाँ, ये है कि स्टेरॉइड अगर हाई डोजेज में देते हैं तो बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसे डायबिटीज में शुगर बढ़ जाती है, बीपी वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज मैनेजेबल है। एक चीज समझिए कि हम लोग यहाँ पर स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं एज ए लाइफ सेविंग ड्रग, एज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। किसी भी लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए कोई भी कंट्राइंडिकेशन, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता। पहले लाइफ बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेरॉइड के लिए कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, चाहे उसको डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई बीमारियां हो। अगर उसको कोविड निमोनिया डेवलप होता है तो स्टेरॉइड यूज करना चाहिए। और इससे वायरिमिया बढ़ जाएगा, इसमें डरने का बात नहीं है। कि स्टेरॉइड हम लोग डे 1 से नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं जब इम्यून रिस्पांस की वजह से, मैल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस की वजह से लंग प्रॉब्लम चालू हुआ। एक्चुअली यही बताया, इसी डर की वजह से लोग स्टेरॉइड नहीं यूज कर रहे थे। हम लोगों ने आईसीएमआर को अप्रैल में ही लेटर लिखा था। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जैनर यूके में, हमने उनको भी परसू किया। मतलब जो अभी रिकवरी ट्रायल हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि स्टेरॉइड की वजह से काफी लोग ठीक होने लगे। और आज के डेट में स्टेरॉइड ही एक ऐसी ड्रग है जो जिससे मॉर्टेलिटी बेनिफिट है। स्टेरॉइड ही देने से आदमी की जान बचती है। बाकी कोई भी दवा है, चाहे एंटीवायरल हो, चाहे कुछ भी ले लो, उससे बस हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है इट इज स्टेरॉइड। तो लाइफ सेविंग ड्रग के लिए उसका साइड इफेक्ट नहीं देखना है, उसका कंट्राइंडिकेशन नहीं देखना है। चाहे उसको डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, अपने को अगर कोविड निमोनिया डायग्नोस किया तो उसको देना चाहिए। अपर देने से क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा, आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक हायर अप कर सकते हैं। पहले आदमी की लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ बचेगी, बाद में साइड इफेक्ट देखो। तो स्टेरॉइड यूज करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीथिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। लेकिन ये सवाल है आजकल क्या है कि बहुत सारे अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, काफी भीड़ हो गई। हालांकि दिल्ली सरकार अब भी कह रही है कि उनके यहाँ 70% बेड खाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि खासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। तो ये जो स्टेरॉइड है ये क्या घर पे भी दिया जा सकता है, संभव है? देखिए, हम लोग स्टेरॉइड कब यूज कर रहे हैं कि जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मतलब लंग में निमोनिया डेवलप हो गया। तो निमोनिया का इलाज घर पे मत करिए। हाँ, निमोनिया के लिए आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ पे स्टेरॉइड देंगे या जो थेरेपी देंगे लेना चाहिए। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि सिम्टम बहुत माइल्ड है, थोड़ा निमोनिया है, पेशेंट का जनरल कंडीशन ठीक है, वो खाना पीना खा पी रहा है बराबर से, तो घर पे भी रह के वो स्टेरॉइड ले सकता है। लेकिन एक अपने फैमिली फिजिशियन के अंडर में रहने, तो जिससे कि
ऑक्सीजन के अलावा जब स्टेरॉइड देते हैं तो बहुत चीज और मॉनिटर करनी पड़ती है, शुगर मॉनिटर पड़ती है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, उसका रिपोर्ट कौन इंटरप्रेट करेगा। तो ऐसा स्टेरॉइड खा के घर पे नहीं बैठना, घर पे भी रहना है, किसी डॉक्टर के अंडर केयर में रहना है, और जब तक आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता तब तक के लिए आप करिए। जब भी हॉस्पिटल बेड मिल जाएगा तो आप वहाँ हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाइए। कंटिन्यूअस घर पे बैठ के स्टेरॉइड खाना एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि ये बहुत अच्छी खबर आई है, आज ही हमने देखा कि जो डेथ रेट है वो 3% से कम हो गया दिल्ली में भी, जो कि थोड़ा बढ़ गया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एस्टेरॉइड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये संभव है कि जो डेथ रेट है उसको और भी नीचे किया जा सके, कम किया जा सके? यानी जो मौत का डर है, मौत का डर क्या, मौत जो हो रही है उसको कम किया जा सके? ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। जो हम लोगों का क्योंकि NHS UK का रिकवरी ट्रायल है, उसमें यही तो बताया गया है कि स्टेरॉइड देने से डेथ रेट कम हो जाता है। जैसा हमने बताया कि अगर आपने पेशेंट को सही टाइम पर पिकअप किया, कि उसका जैसे ही उसको खांसी चालू हो गया, मतलब शुरू के बीमारी के 4-5 दिन तो माइल्ड सिम्टम रहता है, 5वें 6वें 7वें दिन जैसे उसको खांसी चालू हो गया या सांस में तकलीफ हो गया या पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, उससे आपने ऑक्सीजन सिचुएशन चेक कर लिया, जैसे ही ऑक्सीजन 94 93 चालू हुआ, उसी समय आपने अगर स्टेरॉइड दिया तो पेशेंट सीरियस होएगा नहीं। अगर आपके पास पेशेंट लेट आता है, निमोनिया डेवलप हो गया, उस समय देंगे तो और एक स्टेज आने से रुक जाएगा। तो स्टेरॉइड देने से मल्टीपल बेनिफिट है, हर स्टेज पे बेनिफिट है। अगर आपको आईसीयू का जरूरत, आईसीयू पहले स्टेरॉइड दिया, हो सकता है आईसीयू में न जाना पड़े, आईसीयू में पहुंच गए हो सकता है कम दिन रुकना पड़े, वेंटिलेटर न लगे। और डेथ बेनिफिट तो ऑलरेडी बताई है जो ट्रायल में कि यही एक ऐसी ड्रग है जिसमें कि डेथ बेनिफिट है, मीन्स लाइफ सेविंग ड्रग है। एक तो ये आपने बताया स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना, लेकिन इधर दिल्ली में बहुत सारा प्रयोग हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी। तो क्या प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके भी जो है बड़ी संख्या में रोगियों को ठीक किया जा सकता है, और ये कितना इफेक्टिव है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल एज ए ट्रायल सब चल रहे हैं, और प्लाज्मा थेरेपी अभी रेस्क्यू थेरेपी जैसा है। जब भी पेशेंट सिंक कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उस समय लोग डेस्परेट सिचुएशन में ट्राई कर रहे हैं। मतलब पहले से प्रोटोकॉल बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये ट्रायल में है। ये जब ट्रायल का रिपोर्ट आ जाएगा फाइनली, जब भी अपने को मालूम पड़ेगा कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी इफेक्टिव है। अभी तक के जो नतीजे हैं बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन सही एग्जैक्टली बोलना, ये सब ट्रायल खत्म होने के बाद ही, उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही प्लाज्मा थेरेपी कितनी इफेक्टिव है मालूम पड़ेगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा होप नहीं रखिए। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ही है एक तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि एक तरफ से आपने स्टेरॉइड बताया, कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। एक दुनिया भर में बड़ी चर्चा है रेमडेसिविर और फेविपिराविर, ये दो मेडिसिन जो हैं। भारत में तो ये खबर आ गई कि ये ब्लैक हो रहा है, तो इसके ध्यान में जाते हैं तो ये कितना इफेक्टिव है? देखिए, ये एंटीवायरल ड्रग है। अगर आप कोविड बीमारी के बारे में समझें तो जैसे बीमारी स्टार्ट होता है ना, तो बीमारी का जो फर्स्ट 7 डेज होता है वो वायरेमिया केस होता है, वो माइल्ड इलनेस होता है, उसमें वायरस जिंदा रहता है। अभी तो ये फाइनल मतलब डेफिनिट हो गया है कि बीमारी से 10वें दिन तक बॉडी में कल्चरेबल वायरस नहीं रहता। मतलब बॉडी में जो भी वायरस है 10वें दिन डेड वायरस है। तो 10वें दिन के बाद तो इसको यूज करना कुछ मतलब नहीं, ऑलरेडी वायरस डेड हो चुका है, डेड को क्या मारने का भी। अगर आपको यूज करना है तो डे 1 से डे 2 से डे 3 से यूज करिए। अभी जहां तक बात है, दोनों फेविपिराविर रेमडेसिविर, एक तो कॉस्टली ड्रग है, रेमडेसिविर आपको इंजेक्शन फॉर्म में है, फेविपिराविर टैबलेट फॉर्म में है, 9 टैबलेट सुबह 9 टैबलेट शाम खाना है। तो ये सब चीजें डे 1 से यूज नहीं हो सकते, कि कोई भी आदमी माइल्ड सिम्टम के लिए इतना ढेर सारा गोली या इंजेक्शन नहीं लेना चाहेगा। डे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, जब भी पेशेंट आता है उसको माइल्ड सिम्टम रहता है, वायरीमिया उस समय रहती है, कुछ एंटीवायरल देना है तो स्टार्ट में देंगे, ज्यादा बेनिफिट होएगा। इसका यूज है, यूज कहाँ पे है कि मान लो कि 5वें 6वें दिन पेशेंट आया, वो हाई रिस्क पेशेंट है, उसको निमोनिया डेवलप हो गया और 5वें 6वें दिन वायरीमिया भी रहता है, तो उस समय ये ड्रग यूज करेंगे तो बेनिफिट होएगा। लेकिन जो ओरल फॉर्म है फेविपिराविर, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। रेमडेसिविर डेफिनेटली, ये जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल में इतना ही बताया गया है कि रेमडेसिविर देने से आईसीयू स्टे, हॉस्पिटल स्टे 3 दिन कम हो जाता है, लेकिन मॉर्टेलिटी बेनिफिट उससे भी नहीं है। और इसको भी 5 दिन ही देना है, 10 दिन नहीं देना है।
क्योंकि आपको 5वें-6वें दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं और 10 दिन वायरस ऑटोमेटिक डेड हो जाता है, तो 5 दिन मैक्सिमम दीजिए, 10वें दिन के बाद देने का कुछ मतलब नहीं उसका। कोई पेशेंट आपके 10 दिन बाद आता है किसी रीजन से तो कोई यूज नहीं है, फिर तो आपको स्टेरॉइड से, टोसिलिजुमेब से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही मैनेज करना है उसको। लेकिन एक चीज है कि इस ड्रग के पीछे मतलब ये जैसा बोले ना ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट इतना कर दिया जाए, इसके साथ कॉमर्शियल फैक्टर इतने इन्वॉल्व हैं कि अभी आम पब्लिक को क्या मालूम कौन कितना इफेक्टिव है ना। ये तो मीडिया है, न्यूज है, जो जिसको बता देता है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसका हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर दिया और 100% ठीक हो ही जाएगा, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो ट्रायल में प्रूव हो चुका है कि बस हॉस्पिटल स्टे कम करता है, ये जान भी नहीं बचाता आदमी का, सिर्फ हॉस्पिटल स्टे कम करता है। जाहिर सी बात है, बहुत इफेक्टिव और बहुत सुरक्षित आप मतलब इफेक्टिव जो है इसके इलाज के लिए मान नहीं सकते। एक दो चीजें और हो रही हैं, ब्लड थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑक्सीजन का, तो कौन से स्टेज है, कब इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये इफेक्टिव है भी या नहीं? ये दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। इसका यूज कभी करते हैं जब भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस मेल अडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस जब स्टार्ट हो जाता है, लाइक जब भी निमोनिया डेवलप हो गई, जब भी हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, उसी समय अपना ब्लड थिनर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं, और उसी समय हम लोग ऑक्सीजन कम है, अगर 90 से नीचे सैचुरेशन भी आता है तो ऑक्सीजन भी देते हैं। ये सब चीजें जो हैं, अगर हम लोग अर्ली स्टेरॉइड दे दें तो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन होएगा नहीं। हम लोग जो ब्लड थिनर देते हैं वो प्रोफिलैक्टिक देते हैं, मतलब उसको कॉम्प्लिकेशन हो ना, उसको बचने के लिए। ऑक्सीजन जब भी देते हैं, जब भी 90% से सिचुएशन उसका डाउन हो जाता है, वो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर मेजर करके देते हैं। तो एक्चुअली स्टेरॉइड, ऑक्सीजन, ब्लड थिनर ये एकदम पिलर है इसका ट्रीटमेंट के लिए और कोरोना के पेशेंट को रिकवरी के लिए। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेशेंट अगर अपने पास अर्ली आ गया तो रेमडेसिविर एडिशनल हो जाता है। ये 4 चीजें हैं जिससे कि आजकल कोरोना के ट्रीटमेंट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जो हमारे सामने आती है कि ये 2-3 चीजें जो आपने बताया जिनका के प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या कुछ नई थेरेपीज या कोई नया ट्रीटमेंट भी पाइपलाइन में है जो जिससे कि लोग उम्मीद कर सकते हैं? ये जो डरे हुए लोग हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई जल्दी इलाज आ जाए, तो मैं इसलिए कुछ और एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्या? देखिए, अभी इतने तो ठीक हो रहे हैं, अभी तो लोगों को होप आ गया धीरे धीरे, लेकिन जो सबसे गेम चेंजर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अवेटेड है वो वैक्सीन। जो वैक्सीन ऐसी चीज है जो कि ये सब फियर दूर कर सकती है। और जैसा आपको मालूम है, ये वैक्सीन अभी 15 अगस्त से पहले तो नहीं आ सकती, और 15 अगस्त के बाद आएगी, 26 जनवरी आएगी कि कब आएगी, लेकिन आएगी जरूर, और जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। तो वैक्सीन के अलावा आपने जैसे प्लाज्मा थेरेपी बोला, अभी एक्सपेरिमेंटल है, उसका अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है कुछ ट्रायल में कि चलो होपफुल है, तो एक वो चीज हो जाएगी। दूसरी 2-3 चीजें हैं, हमको लगता है कि जरूर आएंगी ड्रग। जैसा कि हम बताया आपको कि जब वायरस इंटर करता है बॉडी में तो सेल से अटैच होता है, तो एक ड्रग आने वाली है जो कि वायरस को सेल से अटैच होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। दूसरी ड्रग क्या है, सेल से अटैच हो गया, वायरस सेल के अंदर ना इंटर हो, उसको रोकने के लिए ड्रग है। तो 2 ड्रग है जो कि फ्यूचर में जरूर आएंगी, अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं रहे, ज्यादा कॉस्ट नहीं रहा, तो अपना जो 5-6 थेरेपी है इसमें 2 ड्रग और एड हो जाएंगी, उससे थोड़ा सा और रिजल्ट अच्छा आने के चांस है। इसके अलावा बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक फिल्ट्रेशन कॉलम लोगों ने बनाया कि अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, उसमें साइटोकाइन ढेर सारे हैं, तो उसके ब्लड फिल्ट्रेशन कॉलम में डाल के फिर वापस दे दीजिए, उसमें से जो टॉक्सिन है निकाल दीजिए। यूएस में जो बैड लंग हो जा रहे हैं उसके लिए रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, जैसे एक 2-3 पल्स रेडिएशन देते हैं, उससे जो लंग थोड़ा ठीक हो जाते हैं। ये ऑल थेरेपीज आर एक्सपेरिमेंटल स्टेज, और जैसा टाइम जाएगा, अभी आप देखिए जो 3 महीने पहले सिचुएशन था वो आज नहीं है, वो आज से आगे 3 महीने और अच्छा सिचुएशन हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये है कि मैं अगर कहूँ तो ये पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को जकड़ा था, तब से स्पेनिश फ्लू से इसकी शुरुआत हुई। तब से लेकर के करीब 100 साल बीते। इस बीच साइंस का इतना डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल साइंस तो समझ लीजिए कि जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंच गया, बाकी साइंस भी पहुंचा, लेकिन ये एक वायरस जो है, इसका कोई
वैक्सीन, इफेक्टिव इलाज, ये क्यों नहीं ढूंढा जाता है? देखिए, एक चीज बताएं कि दुनिया के सभी देश इंक्लूडिंग WHO, इन लोगों ने ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जो पेंडेमिक पोटेंशियल है, इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। इसकी सीरियसनेस को पहले से भाप नहीं पाए कि कितना सीरियस ये हो सकता है। जब भी दिसंबर जनवरी में चाइना में चल रहा था, तो सबको लगा कि नहीं, ये तो चाइना का बीमारी, हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। और इस अंडर एस्टिमेट के चक्कर में जो भी डिसीजन लिए वो गलत डिसीजन होते गए। कोरोना रोकने के लिए जो भी स्टेप लिए गए, वो 2 स्टेप पीछे हट के लिए गए। आपको किसी चीज रोकना है, 2 स्टेप आगे जाइए ना, पीछे से कैसे रोकनेंगे आप उसको? तो जो भी मेजर लेने चाहिए, उतने हार्ड मेजर नहीं लिए गए, कि उनको इसका एहसास नहीं था कि उतना सीरियस हो जाएगा। जब भी मार्च में इटली में, अमेरिका में सब डेथ होने लगे, तब पूरा विश्व को ध्यान आया, अरे नहीं, तो बहुत सीरियस बीमारी है। फिर लोगों ने हबड़ा तबड़ी में ये ट्रीटमेंट करो, ये ट्रीटमेंट करो, ये करो करो, सब चालू कर दिया। जैसे हम आपको बताएं, ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था सबको। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी इतना अंदर अंदर पूरी दुनिया में फैल गई, कि ये बीमारी में खास बात ये थी कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी भी बीमारी फैला सकता है। हम लोग अपने एयरपोर्ट पे चेक करते थे, क्या टेम्परेचर चेक करते थे, उसको आदमी को क्वारंटाइन करते जो करते थे। लेकिन कितने तो ऐसे जाते थे एसिम्प्टोमेटिक जो कि इन्फेक्टिव थे, तो वो उसका नंबर नहीं मालूम, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने लोग जो सिम्प्टोमेटिक नहीं थे, उसमें उनकी भी गलती नहीं थी, उनको भी नहीं मालूम था कि उनको क्या है क्या नहीं है, और वो लोग अंदर अंदर बीमारी फैलाते गए। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था, सबको मालूम था। अगर एसिम्प्टोमेटिक आदमी से बीमारी फैल रहा है, इसके अगेंस्ट कोई मेजर लेना पड़े तो बहुत हार्श मेजर होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, पॉलिटिकल लॉस होगा, सब होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट उसको सोचा नहीं उस टाइम पे। जब ये सब मरना चालू कर गए, फिर से लॉकडाउन चालू किया। ये सब चीज एक्चुअली दिसंबर में ही होना चाहिए था, कि आपका जो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड की वजह से आप प्रिकॉशन लीजिए। वही बताया ना कि एक स्टेप पीछे रख प्रिकॉशन ले रहे हैं। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट चीज, कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिए गए, जबकि एयरबॉर्न स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। बस हैंड धो, सैनिटाइजन करो, ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एयरबॉर्न प्रिकॉशन उससे बड़ा इंपॉर्टेंट था। कि जो मैसिव स्प्रेड हुआ, एक आदमी जो 100 आदमी को फैलाता है, वो टच करके नहीं फैलेगा, वो एयरबॉर्न रहेगा जब ही फैलेगा। और आज भी डिबेट हो रहा है, आश्चर्य की बात है, आज भी डिबेट हो रहा है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना चाहिए। अरे डिबेट करने का टाइम नहीं है, इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करने का टाइम है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन लो। और ये चीज नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से आई हुई, लिखी हुई है। ये जैसा कि हम बताएं आपको, कि ये जो सार्स वायरस था, सार्स 2002 में आया था, वो इससे बहुत सीरियस था। उसमें मॉर्टेलिटी 9% थी। लेकिन उसमें एक बात थी कि उसमें सिम्प्टोमेटिक आदमी ही बीमारी स्प्रेड करता था। तो सिम्प्टोमेटिक आदमी को आप बगल में कर दीजिए तो कंटेन हो गया। और वो वायरस का जो इन्फेक्टिविटी थी इससे थोड़ी कम थी, है ना। उस बीमारी के बारे में, सार्स बीमारी के बारे में, हमारी जो हैरिसन बुक है, उसमें सब डिटेल में 2 पेज में लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर के लिए एयरबॉर्न प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। देखो, कोरोना वायरस वो भी था, कोरोना वायरस ये भी है, बस थोड़ा सा स्टेन गड़बड़ हो गया। 79% जेनेटिक दोनों का सेम है, 79%, मतलब जो उस समय वायरस था इधर था। और आपको मालूम होगा कि जो नॉर्मल फ्लू होता है ना, उसमें भी 20% कोरोना वायरस ही रहते हैं। जो फ्लू वायरस होता है उसमें 20% फ्लू कोरोना वायरस होता है। तो कोरोना वायरस इतना बहुत बड़ा न्यू है, ये नॉवेल वायरस था, लेकिन नॉवेल डिजीज नहीं था। डिजीज ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर उसी पैटर्न पे मैनेज किया जाता तो ये सब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उस समय ही बताया गया कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन लो, स्टेरॉइड यूज करो, एंटीवायरल यूज करो। लेकिन वो चीज किसी ने वो चैप्टर पढ़ा नहीं, क्या हुआ मालूम नहीं। कि बताया ना कि जब भी डेथ देखना लोगों ने चालू हुआ, तो चाइना ने कि ऐसी क्यूज खाया तो यहाँ ऐसी क्यूज खिलाना चालू करो। और वो चैप्टर बुक का पढ़ते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, एटलीस्ट कुछ तो ट्रीटमेंट चालू हो जाता था। और चाहे जी तीसरी जी चीज, एक तो हो गया एसिम्प्टोमेटिक ट्रेवल वाला, दूसरा हो गया एयर प्रिकॉशन, ध्यान नहीं दिया, तीसरा एकदम नया डिजीज बना दिया, जबकि डिजीज ऑलरेडी थी, सब प्रोटोकॉल थे, सब इसके लिए गाइडलाइन थी, उसको फॉलो करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता था। और तीसरा, जैसे हमारे यहाँ सबसे चीज कि टेस्टिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया शुरू में, कि टेस्ट करो ही मत। एक्चुअली अभी जैसे किया ना, टेस्टिंग भले जितना रिसोर्सेज थे उतना सबको फ्री अलाउ करो। अगर टेस्टिंग होते थे उसी टाइम, तो जो भी टेस्ट में आता था उसको क्वारंटाइन करते थे, वो जाके स्प्रेड नहीं करता था। तो ये जो भी स्टेप लिए गए, वो
बाई मिस्टेक बोलो या किसी का ईगो के प्रॉब्लम की वजह से, किसी को इकोनॉमिक लॉस की प्रॉब्लम की वजह से, किसी को इकोनॉमिक गेन के प्रॉब्लम की वजह से, किसी को पॉलिटिकल गेन की वजह से, जो भी स्टेप लिए वो 2 स्टेप पीछे रख के रोकने की कोशिश की और इसके चक्कर में वो बढ़ता गया और ये हालत आज हो गई। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक अच्छी बात ये हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने हुए नजर आए हैं। लगता है कि अब उनको एयरबॉर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा और शायद एयरबॉर्न के लिए मास्क जो है ढाल है बड़ा। नहीं, एयरबॉर्न के लिए मैं एक चीज बता दें कि एक्चुअली कैसा है कि ये टेक्निकली ड्रॉपलेट है, प्रैक्टिकली एयरबॉर्न है। आप टेक्निकल डिफिनेशन पे जाएंगे तो इट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, लेकिन ये ड्रॉपलेट हवा में एलाइव मतलब काफी देर तक सर्वाइव करता है वायरस इस ड्रॉपलेट में। तो उस हवा में हवा का करंट का स्पीड कितना है उतना स्प्रेड कर जाएगा। तो आप अगर सड़क पे घूम रहे हो तो वहां पे मास्क लगाने की जरूरत नहीं, पब्लिक को डराने का जरूरत नहीं है। आप ओपन एयर में है तो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि मास्क लगाओ आप, लेकिन किसी से कांटेक्ट में है, क्लोज स्पेस में है, ऑफिस में है, स्कूल में है, व्हीकल में है, तो सबको मास्क लगाना जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बस मैं एक आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं और वो है कि अमेरिका में जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है उसने एक रिसर्च के बाद में एक आंकड़ा जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगले साल जनवरी फरवरी तक जो है कोई 3.25 लाख तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोग जो है हर रोज भारत में आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो अस्पताल है हम चाहे जितना बढ़ा लें बहुत ही असंभव सी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी तो करीब 25,000 26,000 डेली है, उनको ही संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर 3.25 लाख हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं कि ऐसा प्रेडिक्शन, हाइपरबोलिक प्रेडिक्शन आया इतना बड़ा। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने मार्च में डिस्कस किया था, उसमें जॉन हॉपकिंस का कोई ऐसा ही डाटा आया था कि बहुत मैसिव केसेस हो जाएंगे, मार्च में था। अप्रैल में भी किसी मुंबई में किसी ने सर्वे करके कोई गया था, वो न्यूज़पेपर में टाइम्स में आया था कि बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे। लेकिन अप्रैल जाने के बाद जब मई आ गया तो उनके सब प्रेडिक्शन 90% गलत हो गए, वो 10% ही सही थे, मतलब कुछ यूज का नहीं था, है ना। ऐसा ये भी है। अभी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, अगर वो तो उनका अगर आपके पास फोन नंबर है, मेल आईडी है, तो उनसे पूछिए। आप प्रिडिक्शन छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि आज के दिन में इंडिया में कितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। अगर वो इसका आंसर वो दे नहीं सही तो उनका हम प्रिडिक्शन मानने के चलो कुछ ठीक है। वो इसका आंसर नहीं दे सकते कि आज इंडिया में कितने केस हैं, तो प्रिडिक्शन क्या बताएंगे। ये जो प्रिडिक्शन करते हैं ना, ये एक तरह से ये प्रिडिक्शन का किसी के काम का नहीं है, ना गवर्नमेंट उससे पॉलिसी बदलती है, ना कोई पब्लिक को फायदा होता है। ये जस्ट बड़ा बड़ा फिगर दिखाते हैं और भय का वातावरण पैदा करते हैं। ये तो एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ब्लैकमेलिंग है। एक दिन प्रिडिक्शन दिखाएंगे, अगले दिन कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो लोग डर डर के फिर वो ले लेंगे। तो एक्चुअली ये सब प्रिडिक्शन बंद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रिडिक्शन 90% आज रॉन्ग है और किसी काम के नहीं है। अभी आप यही जो हमने बताया वो तो कितना बोले थे, आपने बताया सर 25 लाख, कितना बोले 2.5 लाख रोज हो जाएंगे, 2.5 लाख रोज। हाँ, लेकिन ये बताइए कि हम बताते हैं कि 2.5 लाख नहीं होंगे, वो 5 करोड़ होंगे। वो कैसे होंगे हम बताते हैं। अभी जैसे देखिए कि हम लोग आज के डेट में टेस्टिंग कर रहे हैं 2,82,000 85,000 ऐसा, उसमें से 26-27 पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब अपना पॉजिटिव परसेंटेज है 7.2 7.5, मतलब 100 आदमी का में 7 आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अपनी आबादी समझ लो 135 करोड़ है, 80 करोड़ लोग हैं जो 16 साल के ऊपर है। तो 80 करोड़ का अगर हम एक ही दिन टेस्ट करें तो 7% के हिसाब से 5.7 करोड़ लोग पॉजिटिव होंगे। अगर आज की डेट में हम टेस्ट कहीं ना करें, आप डाटा के हिसाब से देखिए हमारे यहाँ पॉजिटिविटी 7% है, 100 में 7 पॉजिटिव है, तो 80 करोड़ में कितने पॉजिटिव होंगे। 80 करोड़ में 5.7 करोड़ लोग पॉजिटिव हैं। तो आज की डेट में आप टेस्ट करो या मत करो, 5.7 करोड़ लोग पॉजिटिव है, उसमें उसको तो हम लोग ट्रीट कर ही रहे हैं ना। वो 2.5 लाख का बात छोड़ो, बोलो हम लोग तो 5 करोड़ को ट्रीट कर रहे हैं। ये क्यों डरा रहे हो आप लोगों को ऐसा डाटा दिखा करके। ये सब गलत है, ये सब बैंड होना चाहिए, बिल्कुल ये किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। मैं आपसे और बात करना चाहता था लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इसलिए प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। डॉक्टर अशोक सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और दर्शकों,
दर्शकों, मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। उसके अलावा एक अनुरोध और है कि अगर आप हमारे सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन का बटन आएगा, उसे आप दबाएंगे तो हम बताएंगे कि आप किस तरह से सत्यहिंदी.com की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो जिस तरह की कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, दूसरी तरफ गोदी जर्नलिज्म है, उसके बीच से एक ईमानदार पत्रकारिता को बचा करके किस तरह से रखा जा सकता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।